हेलो फ्रेंड्स, मैं आलोक अग्निहोत्री एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल जेंटेक्स एकेडमी पर। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो हमारे पास जो बनेगा सेगमेंट वो है कंडेंसर। ठीक है, तो कंडेंसर्स को हम लोग कैसे स्टार्ट करते हैं, कंडेंसर को समझते हैं। कंडेंसर किन किन प्रक्रियाओं में काम करेगा, तो ये सब चीजें बनने वाली हैं और इसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर डिस्कस करते हैं। कंडेंसर टॉपिक है संधारित्र। तो अगर कंडेंसर की बात करें, संधारित्र होता क्या है? देखो, एक बहुत बचपन से पढ़ाया था यार, धर्म क्या होता है, धर्म क्या होता है, धर्म का लोग कहते हैं ना, अरे ये हिंदू धर्म है, ये मुस्लिम धर्म है, ये सिख धर्म है। एक चीज समझ लो, धर्म एक ही होता है, ये सब संप्रदाय हैं। हिंदू संप्रदाय होता है, धर्म नहीं होता, धर्म एक ही है, कंडेंसर एक ही है। क्या मतलब कंडेंसर एक होने का मतलब? यानी जो अब उनके शेप अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो उनके वर्किंग प्रिंसिपल्स हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से समानता रखते हैं। और इन समानता, इनमें जो सबसे बड़ी समानता का जो मूल रूप है, यानी जो फंडामेंटल्स हैं कंडेंसर का, वो ये है कि स्टोरेज ऑफ चार्ज, माने अपने अंदर चार्ज को क्या करना, स्टोर करना। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडेंसर। आप लोगों ने देखा होगा, फैन देखे होंगे, फैन में एक डब्बी लगी होती है व्हाइट कलर की, दैट इज कॉल्ड कंडेंसर। और स्पेशली वो कौन सा कंडेंसर होता है ये जान लीजिए आपका, बहुत जरूरी है। ठीक, आप लोगों ने शायद सुना भी होगा, दिस इज द पैरेलल प्लेट कंडेंसर राइट नाउ, और स्फेरिकल कंडेंसर और सिलेंड्रिकल कंडेंसर। दुनिया भर के कंडेंसर आप लोगों ने पढ़े होंगे। तो एक्चुअल में जो ये सब कंडेंसर्स हैं, इन कंडेंसर्स का क्या वर्किंग प्रिंसिपल है, तो आप चाहे वो गोल वाला पढ़ लो, ठीक है, चाहे वो आप लंबा वाला पढ़ लो, चाहे वो पैरेलल प्लेट कंडेंसर पढ़ लो, आप कोई सा भी कंडेंसर पढ़ लो, सारे कंडेंसर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो एक ही है। ठीक है, और वो मेन जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, वो आप लोग समझ चुके होंगे, स्टोरेज ऑफ द चार्ज। यानी संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जो आकृति और आकार बदले बिना, टू चेंज विदाउट इट्स शेप एंड साइज, स्टोर करती है किसको, चार्ज को। उसे ही हम लोग बोलते हैं क्या, कंडेंसर। ये जानना बहुत जरूरी है कि कंडेंसर किस प्रिंसिपल पर काम करता है राइट नाउ। तो ये चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल पर काम करता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मैं आपको रियल बता रहा हूं। ये क्वेश्चन शायद ये भी कहीं पर एक्सप्लेन हुआ हो, क्योंकि ज्यादातर लोग सीधा यही आ जाते हैं। अगर वो आपसे पूछ ले जाए कि यार किस प्रिंसिपल पर काम करता है, तो ये काम करता है चार्ज कंजर्वेशन, यानी चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल पर। और इसका जो मेन लॉजिक होता है वो एनर्जी से रिलेटेड आ जाता है। यानी इसका मतलब है, अगर देखा जाए तो किरचॉफ लॉ को, और किरचॉफ में दो लॉ आते हैं, ठीक है, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ चार्ज कंजर्वेशन एंड सेकंड लॉ जो होता है एनर्जी कंजर्वेशन, दोनों को मिला करके वो कॉन्सेप्ट हो जाता है किसका, किरचॉफ का। लेकिन यहां पर जो देखा जाए तो चार्ज अपने आप में क्या होती है, एनर्जी। चार्ज है तो चार्ज को भी स्टोर है और चार्ज को एज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो यहां पर दोनों ऑप्शन हो जाएंगे, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इन द फॉर्म ऑफ चार्ज। ठीक है, तो यहां पर दोनों चीजों को ध्यान रखिएगा कि ऑप्शन हमारे सामने कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन क्या आते हैं और वो किस तरह। ठीक, तो अगर बात की जाए संधारित्र की, तो संधारित्र में जो सबसे पहले बात आती है वो आती है स्फेरिकल कंडेंसर को लेकर के। स्फेरिकल कंडेंसर या विलगित गोलाकार चालक की धारिता, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आते हैं विलगित गोलाकार चालक की धारिता। विलगित गोलाकार चालक की धारिता, कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड कंडेंसर। ठीक, समझिएगा, क्योंकि कई ऐसी चीजें हैं जो पुराने सेगमेंट्स में छूट जाती हैं, तो कहीं ना कहीं यहां पर चीजों का समावेश हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हर जगह की एक बाध्यता होती है। ठीक है, अगर हम बात करें, ठीक है, दिस इज क्लियर ना, और ये मान लेते हैं इसका जो रेडियस है वो कितना है, आर है, और इस पर जो चार्ज आया है, चार्ज है वो प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, प्लस क्यू चार्ज। तो V की अगर बात की जाए भाई लोग, यानी इस पर जो पोटेंशियल है दैट इज V का जो वैल्यू हो जाएगा दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, किसके हो जाएगा भाई लोग, Q बाई आर की। क्योंकि अभी एक चीज बताइए आप लोगों को कि ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है, दैट इज Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अगर देखा जाए तो Q जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके, V के।
ठीक, अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, कांस्टेंट लेके आते हैं क्या सी, तो यहां पर हमारे पास जो बनने वाला है दैट इज क्यू बराबर किसके हो जाएगा भाई लोग, सी वी के। क्यू का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, सी वी के बराबर हो जाएगा। तो सी बराबर किसके हो जाएगा भाई, क्यू अपॉन वी के बराबर होगा कि नहीं होगा, देख लो भाई, बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को। और v का जो वैल्यू हो जाएगा, v का वैल्यू हमारे पास कंफर्म हो चुका है, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो यह हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा मैं इधर लिख देता हूं ताकि आपको दिखाई पड़े। तो c का जो वैल्यू हो जाएगा दैट इज इक्वल टू हो जाएगा भाई लोग कितना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसके हो जाएगा, r के। या हम लोग इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, c बराबर, दूसरा तरीका क्या होगा भाई, चूंकि यहां पर अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9। दिस इज द कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड कंडेंसर। C इज इक्वल टू, चूंकि अगर देखा जाए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है, यहां से समझ लीजिएगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले लास्ट वाले टॉपिक्स में मैंने आपको एक वैल्यू बताई थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है, 9 इंटू 10 की पावर 9 के बराबर होता है। ध्यान से देखिएगा, अब इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी। तो जहां पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा हुआ है वहां पर हम लिख सकते हैं 1/9 इंटू 10 की पावर 9 और ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, राइट नाउ इसको समझना बहुत जरूरी है, चूंकि इसके कॉन्सेप्ट कई बार आ चुके हैं। कैपेसिटी को रिलेटेड अगर देखा जाए तो जो यूनिट हो जाएगी वो देखते हैं क्या होती है। सी जो होता है क्यू का मतलब क्या होता है भाई लोग, चार्ज। चार्ज का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, यानी यूनिट कितना हो जाएगा, कूलम। वी का जो हो जाएगा दैट इज कॉल्ड वोल्ट। वी का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा भाई, वोल्ट हो जाएगा। और कूलम पर वोल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, फैरेड। क्या हम लोग बोलते हैं भाई, फैरेड। तो इसका यूनिट जो हो जाएगा कूलम पर वोल्ट हो जाएगा, ये इसको हम लोग बोलेंगे फैरेड। अब इसके जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो कैसे क्वेश्चंस बनते हैं इनको जानना बहुत जरूरी होता है भाई। देखो सीधे तौर पे तो तुमसे क्वेश्चन पूछेगा ना कि यार लो तुम्हें हलवा दे दिया इसको खा लो, है ना, बात समझ रहे हो ना। तो हलवा खाने से काम चलेगा नहीं। ठीक है, कि आपको सरल सरल पढ़ा दिया जाए और आप बाद में जाकर के वहीं लुढ़क जाएं। ठीक है, तो अब इस पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं उनको हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है भाई, देखो हल्के क्वेश्चन मैं ज्यादा यूनिट मात्रक वात्रक पर ज्यादा ध्यान नहीं देता हूँ। ये सब क्वेश्चन बहुत नॉर्मल लेवल के होते हैं और लगभग सब पढ़ के जाता है। तो क्या यार मात्रक ये होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला ये होगा, बेसिक चीजें हैं, इन सब चीजों को जानना जरूरी होता है। लेकिन जो यहाँ पर एग्जाम को देखते हुए जो फंडामेंटल्स पूछे जाते हैं उन पर हम लोग ज्यादा डिस्कशन करेंगे। यार क्वेश्चन कहाँ पर गलत होने की, देखो मात्रक और विमाय लगभग सबका सही हो जाता है, लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना वो कहाँ पर गलत होती हैं उन पर हम लोगों का डिस्कशन होगा। तो ये बात हो जाएगी हम लोगों के पास विलगित गोलाकार चालक की धारिता के लिए। यहां पर एक क्वेश्चन बोल दिया जाता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन को हम डिस्कस ही कर लेते हैं आप लोगों से, क्योंकि उसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा। आई मीन खाना नहीं पचेगा। अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने खाना खाया, ठीक, वो खाना पचेगा नहीं। ठीक है, तो खाने को डाइजेस्ट करने के लिए इस क्वेश्चन को मैं डिस्प्ले कर रहा हूं, आप लोग इसका जवाब जरूर दीजिएगा। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर है और इसे एक संधारित्र मान लिया जाए, इसकी धारिता क्या होगी। बहुत ध्यान से आंसर दीजिएगा, क्योंकि इसका जो क्वेश्चंस आ जाते हैं ना वो इतने इंपॉर्टेंट है कि कभी कभी हम लोग जल्दबाजी के चक्कर में इसमें निपटा लेते हैं। ठीक है, तो v का मान इनफाइनाइट और फिर क्या करके सब जीरो, कभी अनंत, कभी कुछ, कभी लहसुन, कभी पुदीना, ये सब आंसर देने होते हैं ना। तो हमें पुदीना आंसर दे के नहीं आना, हमें जो एक्चुअल में जो क्वेश्चन दिया जाता है ना उसका हमें रियल मायने में उसका जवाब चाहिए होता है। तो रियल मायने में जवाब हमें तब पता होगा जब हम क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लेंगे, जब चीजों को समझ लेंगे। ठीक है, और अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा नहीं और आपने जल्दबाजी में किसी चीज का जवाब दे दिया तो फिर वो आप उसमें धोखा खाने की पॉसिबिलिटी आपकी सबसे ज्यादा होती है। तो फाइनली आपको जवाब देना है इस क्वेश्चन का। मैं आपके सामने इस क्वेश्चन को पढ़ दे रहा हूं, एक बार हिंदी में आपके सामने लिखा हुआ है, हिंदी में एक बार मैं फिर समझा दे रहा हूं, समझ लीजिएगा। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर है और इसे एक संधारित्र मान लिया गया है, ठीक है, तो बताइए इसकी धारिता क्या होगी। मैं इंग्लिश को इसमें पढ़ दे रहा हूं। इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू 6400 किलोमीटर एंड
and it is considered as a condenser, then what is the capacity of this earth या अर्थ। ठीक है, तो राइट नाउ आप इसका जवाब जल्दी से हमें दीजिए, बताइए इसका क्या आंसर होगा और बहुत सोच समझ करके जवाब दीजिएगा। देखते हैं इसका जवाब क्या होना चाहिए। आंसर की हम लोग बात करने जा रहे हैं, आंसर देखते हैं क्या हो सकता है। तो अगर देखा जाए तो हमारे पास जो आर का जो मान दिया गया दैट इज 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर हो जाएगा। राइट नाउ आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हमसे पूछा गया व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ दिस अर्थ, यानी इस कैपेसिटी क्या होगी। तो ऊट पटांग के आंसर आपको नहीं देना, क्वेश्चन आप पूरा पढ़ लीजिए। कभी कभी हम लोग वी का मान अनंत कर देते हैं, सॉरी सी का मान अनंत कर देते हैं, कभी जीरो कर देते हैं, बता देते पृथ्वी पोटेंशियल जीरो है, पोटेंशियल इनफाइनाइट है, या दुनिया भर के जो भी दिमाग में आते होंगे, ठीक वो आंसर दे देते हैं। तो हम लोग फॉर्मली यहां पर समझेंगे कि यार एक्चुअल में ये क्वेश्चन पूछा क्या गया है, तो सी का जो मान है वो हमें निकालना है और आर ई का जो वैल्यू है दैट इज 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर है। तो इसको चलते हुए हम लोगों को जवाब क्या देना है, तो आर का जो वैल्यू आ गया है भाई लोग वो कितना आ गया 6.4 इंटू 10 की पावर 6। बात समझ में आई कि नहीं आई। और जो वैल्यू होती है दैट इज 9 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा 9। इसको हम लोग जो सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा लगभग 711 माइक्रोफैरेड। ठीक है, तो अगर ऐसी कोई कंडीशन दी जा रही है तो इसके लिए ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इस चीज को नोट डाउन कर लीजिएगा। तो आंसर जल्दी से तैयार कर लीजिए, इसका जो आंसर होगा वो 711 माइक्रोफैरेड होगा। तो हम लोगों के पास विलगित गोलाकार चालक की धारिता का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है और यहां पर जो आंसर निकल करके आया है 711 माइक्रोफैरेड का, उसका भी कॉन्सेप्ट हम लोगों की समझ में आ गया है। राइट नाउ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि एनर्जी स्टोरेज का क्या कॉन्सेप्ट है चार्जर में। ठीक है, एनर्जी स्टोरेज का कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, एनर्जी स्टोरेज का क्या कॉन्सेप्ट है उनको देख लेते हैं। ठीक है भाई, तो चलिए आस्ते हम लोग स्टार्ट करते हैं। संधारित्र में संचित ऊर्जा, क्वेश्चन से यार बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे वो आपको। देखो एक बात बताएं, बहुत सीधी और बहुत एकदम सरल भाषा में, आप कुछ मत पढ़िए। आपने अगर 12th अच्छे से किया है, मेरी बात सुनिएगा, अगर आपने 12th अच्छे से किया तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, सिर्फ आप चैनल को विजिट करते ना, जैनटेक्स एकेडमी के चैनल को, और उसमें जो अच्छे क्वेश्चंस है ना उन क्वेश्चंस को आप एक जगह वो कर लीजिए, स्पूलिंग कर लीजिए क्वेश्चंस की। ठीक है, और उसके बाद ज्यादा से ज्यादा आप एमसीक्यूज लगाएं, माने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप जितने ज्यादा लगाएंगे उतना ही आपको फायदा होगा, क्योंकि ओवरऑल सब कुछ डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पर। अगर आपकी प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं है तो आप कितना भी पढ़ डालो कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप एमसीक्यूज ज्यादा लगाएं। एमसीक्यूज आप जितने लगाएंगे उतना ही बेनिफिट आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। संधारित्र में संचित ऊर्जा का क्या कॉन्सेप्ट होता है, उनके क्या क्वेश्चंस होते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो हेडिंग होगी बच्चों हमारे पास संधारित्र में संचित ऊर्जा। संधारित्र में संचित ऊर्जा, एनर्जी स्टोर्ड इन कंडेंसर, ये हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो इस पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं, क्या एनर्जी स्टोरेज का कॉन्सेप्ट है वो। चलिए देखते हैं। हम आपको एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि बहुत बेसिक से मैं आपको बताऊंगा ताकि चीजें आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। अगर आप इन चीजों को थोड़ा सा स्ट्रिक्टली या बहुत आप लाइटली ले लेंगे तो वो गड़बड़ हो जाएगा, ज्यादा आप टफली तौर पे सोचने लगेंगे तो भी आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि चीजों को कैसे रिलेट करके पढ़ना है, कौन सा फॉर्मूला हमें कहां पर यूज करना है। ठीक है, कहां पर Q बराबर CV लगाना है, कहां पर क्या लगाना है, कहां पर क्या लगाना है। ठीक, दुनिया भर की जो चीजें आती है उन सब चीजों को हमें अच्छे से देखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे, जरा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को समझिएगा और आप जवाब देते चलिएगा। भाई हमारे पास दो चार्ज स्फीयर्स हैं। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा, एक बॉडी ये है चार्ज बॉडी और दूसरी फॉर्मली चार्ज बॉडी ये है। ठीक है बच्चों, आप देखिएगा है दोनों बॉडी एक ही लेकिन उनके अलग अलग। अगर इस पर हमने चार्ज की वैल्यू यानी Q1 का मान कितना कर रखा भाई, 0 कर रखा। ध्यान से देखिएगा, Q1 का वैल्यू हमने कितना किया है, 0।
Q1 का वैल्यू हमने कितना किया 0, तो ऑब्वियस सी बात है पोटेंशियल हमारे पास कितना हो जाएगा भाई 0 हो जाएगा, कोई डाउट नहीं ना, एकदम अच्छे से समझ में आ गया। चार्ज का वैल्यू हमारे पास कितना है 0, तो पोटेंशियल का वैल्यू भी कितना हो जाएगा 0। लेकिन अगर हमने चार्ज का वैल्यू बढ़ा के कितना कर दिया भाई Q कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है कि पोटेंशियल का वैल्यू भी हमारे पास कितना होगा V होगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? चार्ज वैल्यू 0 तो पोटेंशियल भी हमारा क्या 0, चार्ज वैल्यू Q तो पोटेंशियल हमारा कितना हो गया V हो गया। अगर हम यहां पर एवरेज चार्ज या एवरेज पोटेंशियल निकालें तो हमारे पास बड़ी आसानी से निकल आएगा। अगर हम एवरेज पोटेंशियल निकालने चल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा बच्चों, एवरेज पोटेंशियल माने जिसको हम लोग कहते हैं औसत विभव। तो औसत क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। कितने पद है? 2, यानी V1 प्लस कितना हो जाएगा भाई V2 अपॉन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब V1 का मान हमारे पास कितना है 0 है, V2 का मान हमारे पास कितना है भाई V है, और यहां पर कर लेंगे देन वी फाइंड दैट V/2। क्लियर हो गई बात? तो हमारे पास एवरेज पोटेंशियल क्या आया, यानी V एवरेज का जो वैल्यू हुआ दैट इज इक्वल टू किसके हो जाएगा भाई V/2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, एक बात तो समझ में आ गई। अच्छा, दूसरी चीज एक और समझिएगा, आप लोगों को एक फॉर्मूला पढ़ाया होगा, पहले ये बात समझ में आएगी नहीं, ये जवाब दे दीजिएगा। तो V एवरेज का वैल्यू किसके हो जाएगा V/2 के बराबर हो जाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं इस चीज को हटा रहा हूं और जो मेन चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं सिर्फ आप उस चीज पर फोकस करिएगा। चूंकि वर्क डन और पोटेंशियल दोनों ही एक दूसरे के रूप में है। फिर से ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या बोला आपसे, वर्क डन और पोटेंशियल दोनों एक ही रूप है। ठीक है, यानी ब्रह्मा विष्णु और महेश, वर्क पावर और एनर्जी, ये तीनों एक ही कॉन्सेप्ट है। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा, कह रहे ब्रह्मा जी, कह रहे विष्णु जी, और कह रहे विष्णु महेश माने भोलेनाथ महाकाल। ठीक, ब्रह्मा विष्णु महेश, वर्क पावर एंड एनर्जी, ये तीनों एक ही कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। ठीक, जो कॉन्सेप्ट पर ब्रह्मा जी काम करते हैं उसी कॉन्सेप्ट पर विष्णु जी काम करते हैं, और उसी कॉन्सेप्ट पर वो भोलेनाथ काम करते हैं। वर्क का जो कॉन्सेप्ट है वही पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट है, यानी वर्क का जो कॉन्सेप्ट है वो एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, वही पावर का कॉन्सेप्ट बन करके आता है। ठीक, सेम कंडीशन जैसे हम लोग कहते हैं ना, भाई कहते हैं भाई पैसे वाला है, भाई पैसा है तो पावर है, पावर है तो पोजीशन है, यानी पैसा पावर पोजीशन, ब्रह्मा विष्णु महेश एंड वर्क पावर एनर्जी, इनके तीनों के कॉन्सेप्ट भाई लोग एक जैसे ही होते हैं। और अगर इनके कॉन्सेप्ट एक जैसे होते हैं तो इनका मतलब है इन चीजों को सॉल्व करने का तरीका भी क्या होता है, एक ही होता है। अब समझिएगा यहां पर क्या कॉन्सेप्ट निकल करके आया, कॉन्सेप्ट निकल करके आया W बराबर किसके हो जाएगा Q इंटू डेल्टा V के। भाई ये फॉर्मूला बचपन से पढ़ रहे थे, Q इंटू डेल्टा V। बात समझ में आई कि नहीं आई? W का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा Q इंटू डेल्टा V के बराबर हो जाएगा। और डेल्टा V का वैल्यू हम ऐसा करते हैं, डेल्टा V का जो वैल्यू है, ध्यान से देखिएगा मेरे बच्चों, डेल्टा V का जो मान हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा भाई V एवरेज के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? V एवरेज के बराबर हो जाएगा। और V एवरेज का वैल्यू किसके बराबर है भाई? ठीक, इसके बराबर है। अब ध्यान से समझिएगा, जो वर्क डन होता है वही एनर्जी का रूप होता है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक बात बताई कि जो कार्य होता है वही ऊर्जा का रूप होता है, कार्य होता है ऊर्जा का रूप होता है, कार्य होता है ऊर्जा का रूप होता है। तो जहां पर लिखा हुआ है W, वहां पर आज हम लिखने वाले हैं क्या? U। क्या लिखने वाले हैं भाई लोग? U लिखने वाले हैं। Q को हम छेड़ेंगे नहीं। डेल्टा V की वैल्यू किसके बराबर है? V एवरेज के बराबर। और V एवरेज का मान किसके बराबर है? V/2 के बराबर है। तो हमारे पास जो वैल्यू आई है दैट इज इक्वल टू V/2, यानी U का मान जो आया दैट इज Q V/2 के बराबर आ गया है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। जरा उस बात को थोड़ा सा आगे और देखते हैं कि इसको हम लोग और कैसे लगा सकते हैं। तो हमारे पास एक फॉर्मूला तो बन गया भाई, क्या? QV/2। इसमें कोई डाउट नहीं, कोई संदेह नहीं, ये निसंदेह आपको समझ में आ गई होगी बात। अगली बात जो यहां पर देखते हैं, तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है भाई Q बराबर CV का। अभी थोड़ी देर पहले इसके बारे में चर्चा हुई थी, Q बराबर CV के बारे में। तो जहां पर लिखा है Q, क्या बताइए वहां पर लिख सकते हैं CV? बोलिए हाँ या ना में जवाब दीजिए। तो U बराबर हो जाएगा किसके? CV² बाई किसके हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा। अच्छा, V का वैल्यू देखेंगे
तो V बराबर किसके हो जाएगा भाई, Q बाई सी। तो U इज इक्वल टू हो जाएगा किसके, Q स्क्वायर अपॉन किसके बराबर हो जाएगा भाई, 2C के बराबर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये तीन फॉर्मूले आपके सामने समझ लिखे गए हैं, और इन तीन फॉर्मूले कैसे बन रहे हैं ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो चीजों को समझ लीजिए, कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। इस पर कुछ प्रश्न आते हैं, उन प्रश्नों को कर लेते हैं। प्रश्नों को करने के बाद आगे के कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, और आगे के कॉन्सेप्ट सीखने के बाद मैं कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के जो बचे हुए कॉन्सेप्ट हैं यहीं पर करवाऊंगा, ताकि आपको एक अच्छा आइडिया बन सके। नहीं तो अगर आप उन क्वेश्चंस को हल्के में ले लेंगे तो फिर आप हल्के ही नजर आएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं जो हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उनसे क्या क्वेश्चन बनते हैं। यह सबसे पहले एक काम करते हैं, पहले इन पर आने पर क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आते हैं, हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, संधारित्र की धारिता 10 फैरेड है यदि यह 20 वोल्ट पर कार्य करता है, तो संचित ऊर्जा का मान क्या होगा। बहुत ध्यान सुनिएगा, संचित ऊर्जा का मान हमसे पूछ रहा है। क्या होगा, ये हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा भाई। अ कैपेसिटी विच हैज द a condenser which has the capacity is 10 farad and it is applied on the 20 volt potential, then what is the value of stored energy in this। तो एक बात समझिएगा, इसको लगाने का तरीका क्या है ये देख लेते हैं। तो जो हमें पता है वो देख लेते हैं। हमें ये पता है कि कैपेसिटी ऑफ कंडेंसर यानी C का जो मान दिया गया है वो कितना दिया गया भाई, 10 फैरेड दिया गया है। ठीक, और कितने पोटेंशियल पर काम करता है ये जान लेना बहुत जरूरी होता है। और ये हमें पता है कितना भाई, 20 वोल्ट पर कार्य करता है। तो ये मैंने लिख लिया, 20 वोल्ट पर कार्य करता है। अब हमसे इस पर क्या पूछा जा रहा, हमसे इसमें पूछा जा रहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टोर्ड एनर्जी इन दिस कंडेंसर, यानी इस कंडेंसर में स्टोरेज एनर्जी का वैल्यू क्या होगा, इसके बारे में हमसे पूछ रहा है। तो U बराबर किसके हो जाएगा भाई, हाफ CV स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। तो इसका मतलब हो जाएगा दैट इज हाफ C का मतलब हम समझ गए 10, V स्क्वायर का मतलब हो जाएगा कितना भाई लोगों, हो जाएगा 2 दूनी 4, और दिए हो जाएगा किसके, 2 पंचे 10 के बराबर हो जाएगा। और ये हो जाएगा 4 पंचे 20, और 2 जीरो ऐसे लगा देते हैं, ये उतार देते हैं जूल। तो U का मान किसके बराबर हो जाएगा भाई लोग, 2000 जूल के बराबर हो जाएगा। या इसको हम लोग लिख सकते हैं U बराबर 2 गुणे 10 की पावर 3 जूल। कुछ बात समझ में आई कि नहीं आई, ये काफी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक, अगला जो क्वेश्चन इसी से रिलेटेड होता है वो क्वेश्चन हम एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, उस क्वेश्चन को आप करिए फिर उसका जवाब दीजिए। अगले क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देने वाले हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि संधारित्र पर आवेश की मात्रा 40 कूलम है और उसकी धारिता 20 फैरेड है, तो संचित ऊर्जा का मान क्या होगा।
बढ़िया क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए सभी लोग। कैसे लगाएंगे इसको बताइए। क्वेश्चन एक बार मैं इंग्लिश में पढ़े दे रहा हूं, इंग्लिश में भी समझ लीजिए, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है। इफ द वैल्यू ऑफ द चार्ज एट द कंडेंसर इज 40 कूलम, यानी ये कूलम में दिया गया भाई लोग, ये कूलम में दिया गया, मैं लिखे दे रहा हूं इसके लिए ब्लैक पेन से, और एंड दिस कैपेसिटी इज 20 फैरेड, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टोर्ड एनर्जी फॉर दिस कंडेंसर। इस कंडेंसर्स के लिए में स्टोर्ड एनर्जी का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो बात समझ में आ गई होगी भाई। जो जो दिया गया हमने आपको एक तरीका बताया भाई, कोई चीज कठिन नहीं है अगर आप उस चीज को एक बार मन से समझ लेते हैं। अगर मन से नहीं समझे तो वो तन से भी चला जाएगा और धन से भी ले जाएगा तुम्हें, ठीक है। यानी तुम्हारा पैसा भी बर्बाद हो जाएगा भाई तैयारी करने का, और तुम कुछ उखाड़ भी नहीं पाओगे, उखड़े हुए खुद ही नजर आओगे, ठीक। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें लिखना है क्या, क्यू का मान, और क्यू का जो वैल्यू होता है भाई लोग वो कितना होता है, 40 कूलम, कोई डाउट नहीं ना। क्यू का मान 40 कूलम। सी का मान जो हमें दिया जा रहा है दैट इज कैपेसिटी, और वो है कितनी भाई, 20 फैरेड। यू का मान हमें निकालना है, तो यू का जो वैल्यू होता है भाई लोग वो कितना होता है, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c के बराबर होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है, आपने जवाब दे दिया है। क्यू स्क्वायर का जो मान होगा दैट इज कितना हो जाएगा, 40 गुणा 40 हो जाएगा, यानी 40 मल्टीप्लाई 40, 2 इंटू सी, सी का मान आपको पता ही है कितना है, 20 है, तो 20 दूने 40 हो जाएगा, 20 दूने 40, और ये हो जाएगा 20, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा भाई लोग, 40 जूल। कोई दिक्कत नहीं, ये हमारे पास आंसर आकर के तैयार हो चुका है। तो ये थे एनर्जी स्टोर्ड के जो क्वेश्चंस थे, एनर्जी स्टोर्ड के क्वेश्चन। बाकी आगे के क्वेश्चंस और भी डिस्कस होते रहेंगे, और शीट जो अभी कुछ दिन बाद आपके सामने जो प्रैक्टिस पेपर की शीट आएगी उसमें काफी कुछ आपके सामने हाजिर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर हम लोग काम करने वाले हैं। अब हम लोग काम करेंगे कॉमन पोटेंशियल पर। किस पर काम करने वाले हैं बच्चों, कॉमन पोटेंशियल पर काम करने वाले हैं। और कॉमन पोटेंशियल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो आते हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉमन पोटेंशियल। और कॉमन पोटेंशियल को हम लोग हिंदी में कहते हैं उभयनिष्ठ विभव। ये उभयनिष्ठ विभव कौन सा विभव होता है, कब बनता है, और इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक। तो सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग हो जाएगी हम लोगों के पास उभयनिष्ठ विभव, ठीक। तो हेडिंग हमारे पास होगी दैट इज कॉमन पोटेंशियल। ठीक, प्रैक्टिस बढ़िया से करते रहिए जो भी आपके पास अनसॉल्व्ड पेपर है। देखो एक बात बताएं भाई, बुक कोई बुरी नहीं, बस उसमें जितने ऑब्जेक्टिव हैं क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस आप नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने ज्यादा लगाएं, आप कुछ ना करें। अब मैं आपको एक सफलता का एक बहुत बढ़िया मंत्र देता हूं, आप दुनिया भर की किताबें मत लगाने की कोई जरूरत है। जो आपके पास 12th की बुक है ना, उनके पीछे जो ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन दिए गए, ठीक, जो बोर्ड में है, बस आप वही अगर अच्छे से तैयार कर लेंगे, आप कोई भी एग्जाम देने जाएंगे आप पास हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस वहां पर ढीली पड़ गई है तो फिर आप ढीले पड़ जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो अभी हम लोग फिलहाल बात करने चल रहे हैं उभयनिष्ठ विभव, जिसको हम लोग हिंदी में कह रहे हैं, सॉरी इंग्लिश में कहेंगे कॉमन पोटेंशियल, ठीक है। तो देखते हैं कॉमन पोटेंशियल के क्या कॉन्सेप्ट हैं, और उन कॉन्सेप्ट को हम लेकर करके एक नया कॉन्सेप्ट देखते हैं कि वहां पर क्वेश्चंस कैसे बनने हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। ये हमारे पास भैया 2 गोले हैं, दिखाई दे रहा, 2 ही गोले भगवान ने दिए भी हैं। चलो देखते हैं दिस, ठीक है। चलो ये मान लेते हैं, इसकी जो ये फर्स्ट गोला है इसकी रेडियस हमने कितनी मान ली भाई लोग, r मान ली या r1 मान ली। ये सेकंड गोला हमने इसकी रेडियस कितनी मान ली भाई लोग, r2 मान ली। इस पर चार्ज हमने कितना माना भाई लोग, Q1, और इस पर जो चार्ज हमने माना भाई लोग वो कितना है, Q2। इसकी जो कैपेसिटी है वो हमने कितनी मानी, C1 है, और इसकी कैपेसिटी हमने C2 मानी। इसका पोटेंशियल हमने V2 माना है, और इसका पोटेंशियल हमने V1 माना है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अभी ये किसी तार के द्वारा तो जुड़े नहीं है, ठीक। फॉर्मली एक बात हमें पता लगी है, ये गिवन कर दिया गया है कि V1 का मान V2 से ज्यादा है। बात समझ में आई है, V1 का मान V2 से ज्यादा है, ये बात हमें पता लग चुकी है।
दिस इज गिवन, मैं यहां पर इसको दिखाई दे रहा हूं, दिस इज गिवन। अगर V1 का मान भाई लोगों V2 से ज्यादा है तो क्या बात निकल करके आती है, ये जानना बहुत जरूरी है। चलिए देख लेते हैं V1 का मान अगर V2 से ज्यादा है तो क्या हो सकता है। एक बात और समझिए, हमने अभी इसको जोड़ा नहीं, तो जब जोड़ा नहीं है तो इसकी ऊर्जा हमने कितनी मान ली भाई, U1, और इसको भी अभी हमने जोड़ा नहीं तो इसकी हमने ऊर्जा मान ली U2। अलग अलग ऊर्जा है भाई, दोनों गोलों की ऊर्जा अलग अलग है, तो हमने अलग अलग दिखा दिया है तो अलग अलग है, ठीक। तो अगर देखा जाए कि अगर मैं इस दोनों गोलों को एक कंडक्टिंग वायर माने चालक तार के द्वारा जोड़ दूं तो एक बात तय है कि जो फ्लो ऑफ चार्ज होगा वो किधर से किधर की ओर होगा, फ्रॉम Q1 टू Q2, यानी आवेश का प्रवाह। एक बात समझिएगा, मैं यहां पर एक पॉइंट लिखने जा रहा हूं, उस पॉइंट को आप जरूर नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये पॉइंट आपकी पॉइंट उतार देगा, ठीक है। कैसे कि आवेश का प्रवाह यानी फ्लो ऑफ चार्ज, ध्यान से सुनिएगा, मैं यहां पर उस स्टेटमेंट को लिखे दे रहा हूं, इस स्टेटमेंट से आप काफी कुछ क्वेश्चंस, यानी आवेश का प्रवाह यानी फ्लो ऑफ चार्ज, मैं भी इंग्लिश में बोल दूंगा, जब इंग्लिश में बोल दूं तो आप उसको इंग्लिश में कर लीजिएगा। आवेश का प्रवाह Q1 से Q2 की ओर होगा, जब तक, कब तक, जब तक, कब तक, जब तक, इसको मैं ब्लैक पेन से लिखे दे रहा हूं, दोनों के आवेश समान ना हो जाए। क्या ऐसा ऑप्शन देंगे? नहीं, बिल्कुल गलत है। अगर आपने ऐसा जवाब दे दिया तो आप समझ लो टुल्ली हो जाएगी। अगर आपने ऐसा जवाब दिया कि आवेश का प्रवाह Q1 से Q2 की ओर होगा, चूंकि हमें पता है कि चार्ज को चलाने वाला कौन है भाई, चार्ज को चलाने वाला तो पोटेंशियल ही है। अगर आप ये जवाब दे दे कि आवेश का प्रवाह तब तक होगा जब तक कि दोनों के आवेश बराबर ना हो जाए, तो इसका मतलब है आप होशियार कौवा हो गए। और होशियार कौवा कहां बैठता है ये आपको भली बात पता है, ठीक है। तो होशियार कौवा नहीं बनना है, हमें बहुत चीजों को समझना है, ठीक। देखो एक बात ये समझो, अगर मैं एक चार्ज हूं, मुझे एक चार्ज मारो तो मेरा पोटेंशियल कौन होगा, मेरे पिताजी। मुझे कौन चला रहा है, मेरे पिताजी चला रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं कर, वैसा कर, वैसा ना कर, ऐसा कर, ठीक, डम्बूरा ना कर, बम्बूरा कर। तो कैसे करना है, तो ये सब चीजें होती हैं। तो V1 का मान अगर V2 से ज्यादा है और ये बात हमें पता है, ये दिखाई गई है, तो आवेश Q1 का प्रवाह Q1 से, सॉरी, आवेश का प्रवाह Q1 से Q2 की ओर होगा। और कब तक होगा, जब तक दोनों के आवेश नहीं, जब तक दोनों के विभव समान न हो जाए। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि आधे से ज्यादा हमने देखा है कुछ ऐसे महानुभाव हैं पढ़ाने वाले भी, जिन्होंने साफ साफ ये लिखवाया है कि आवेश का प्रवाह Q1 से Q2 की ओर होगा, यानी उच्च आवेश से निम्न आवेश की ओर होगा, तब तक होगा जब तक कि दोनों के आवेश समान ना हो जाए। लेकिन वहां पर आवेश को चलाने के लिए कौन जिम्मेदार है, विभव। तो विभव यहां पर हमारे पास जो होता है वो करेक्ट ऑप्शन, समान, जब तक कि दोनों के विभव समान ना हो जाए, है ना भाई। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ये भाई आपके वाले में ज्यादा पूछा जाएगा, ये ऑप्शन पे बना के देंगे, ठीक। चलिए देखते हैं, अगर ऑप्शन में बना के देते हैं तो अब क्या नई चीजें निकल करके आ रही हैं वो हमें देखना है। तो ठीक समझते हैं, VC इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल चार्ज अपॉन किसके हो जाएगा भाई, टोटल कैपेसिटी। टोटल चार्ज बटे कितना हो जाएगा, टोटल कैपेसिटी होगा कि नहीं होगा। तो VC इज इक्वल टू टोटल चार्ज देख लेते हैं, पहले का चार्ज ये, दूसरे का चार्ज ये, तो टोटल चार्ज कितना हो गया भाई मेरे, Q1 प्लस Q2 हुआ कि नहीं हुआ। टोटल कैपेसिटी अगर देखी जाए तो पहले की कैपेसिटी कितनी है, C1, दूसरे की कैपेसिटी कितनी भाई, C2 है। तो हमारे पास क्या हो गया भाई, C1 प्लस C2 हुआ कि नहीं हुआ। तो हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट हो गया, VC इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 अपॉन किसके हो जाएगा, C1 प्लस C2। बात समझ में आई कि नहीं है, जल्दी से कर लेंगे इस चीज को।
उसके बाद जो और भी कॉन्सेप्ट हैं इसी में अभी आपको हम करवाएंगे, इन चीजों को जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, देखते हैं अगला जो इसमें क्या हो सकता है। एक बात अभी थोड़ी देर हम लोगों ने पहले पढ़ी थी, अरे यार ज्यादा मोटा उठ रहा है मार्कर ना, हाँ ये सही है। Q1 बराबर हो जाएगा भाई C1V1, Q बराबर CV होता है ना, और Q2 बराबर किसकी हो जाएगा भाई C2V2। वैल्यू रख लेते हैं, तो जो वैल्यू हमारे पास निकल करके आई दैट इज VC इज इक्वल टू किसकी हो जाएगा भाई C1V1 प्लस कितना हो जाएगा C2V2 अपॉन हो जाएगा C1 प्लस C2। दिस इज ठीक है। VC का जो वैल्यू हो जाएगा दैट इज C1V1 प्लस C2V2 अपॉन किसके हो जाएगा C1 प्लस C2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें और देखते हैं और क्या कॉन्सेप्ट बन सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस के भाई कोई सीमा नहीं है। अगर C को हम और तोड़ना चाहते हैं तो C के बारे में सबसे पहले अभी हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था जो आइसोलेटेड स्फीयर्स का है, उसका वीडियो जरूर देख लीजिएगा। C का जो वैल्यू है दैट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो अगर हम C1 निकालना है तो यहां R1 कर लेते हैं भाई लोग, है ना। C2 अगर हम निकालना चाह रहे हैं तो यहां पर फिर एक बार चेंज कर लेते हैं, दैट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसके हो जाएगा भाई R2 के बराबर हो जाएगा। एक वैल्यू को अगर दोनों वैल्यू को रख देते हैं तो हमारे पास VC इज इक्वल टू, ऐसा करते हैं हम लोग 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लेते हैं, है ना। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास फॉर्मली क्या बचने वाला है R1 V1 बचा, R2 V2 बचा, नीचे से भी हमारे पास क्या कॉमन हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये ब्रैकेट में बच जाएगा भाई लोग कितना R1 प्लस R2 की वैल्यू हो जाएगी, और ये फाइनली क्या हो जाएगा कैंसिल। तो VC इज इक्वल टू हो जाएगा दैट इज कॉल R1 V1 प्लस कितना हो जाएगा भाई लोग R2 V2 हो जाएगा अपॉन हो जाएगा भाई कितना R1 प्लस R2 के। ठीक है, तो ये तीन कॉन्सेप्ट हमारे लिए समझ में आ चुके हैं। इन तीनों फॉर्मूलों को आप देख लीजिएगा, इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है जो आजकल नेट एंड में क्वेश्चन आ रहा है, यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी। तो कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली है, जहां पर R1 और R2 क्या हो जाएंगे रेडियस, और चार्ज का फ्लो कब तक होगा ये जानना बहुत जरूरी है। चार्ज का फ्लो तब तक हो जाएगा जब तक कि दोनों के पोटेंशियल क्या हो जाए भाई लोग सेम। जैसे ही दोनों के पोटेंशियल क्या हो जाएंगे भाई लोग सेम हो जाएंगे, रेट मतलब फ्लो ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा रुक जाएगा। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, ये काफी बार पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, तो ऐसी सीरीज आपको और आगे मिलती रहेगी। ठीक है, चीजों का मजा लेते रहिए, एंजॉय करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।